Exercise 6.3, question number 1. Evaluate indefinite integrals after decomposing the rational fractions into partial fractions. इसके 10 पार्ट्स हैं. पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं. इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स. सबसे पहले आप जहन में ये पिक्चर ले आएँ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से उसको प्रॉपर बनाएंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन. ऊपर की डिग्री ज़ीरो है क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर ज़ीरो है, जबकि नीचे की डिग्री यानी x की मैक्सिमम पावर 2 है. क्योंकि डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फंक्शंस को ओपन और मल्टीप्लाई करके देखना होता है. तो 0/2 से पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसे पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है. तो देखें, इस प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे दो लीनियर फंक्शंस हैं, x और x-1, पर रिपीट नहीं हो रहे क्योंकि किसी पर भी होल स्क्वायर नहीं. तो दोनों को एक एक बार ही लिखेंगे और क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं इसलिए न्यूमरेटर में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, a और b. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे तमाम टर्म्स को x इंटू एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें. यूँ लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 और राइट हैंड साइड बन जाएगी a इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स. ओपन करें तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस थ्री ए प्लस बी एक्स. एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट वाली टर्म्स को इकट्ठा एक साथ. अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करें. लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट 1 है और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है माइनस थ्री है. लेफ्ट हैंड साइड पे x की कोई टर्म नहीं है. राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है a प्लस बी. इससे इक्वेशन बनी माइनस थ्री ए इज इक्वल टू वन, यानी a इज इक्वल टू -1/3. और दूसरी इक्वेशन बनी a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी b इज इक्वल टू माइनस ए. चूँकि a की वैल्यू -1/3 है, ज़्यादा माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो बना b इज इक्वल टू 1/3. अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बन जाएंगी ऐसी. तो देखें, इनिशियली जो इंटेग्रल हमारे लिए लेना मुश्किल था उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया है और अब इन दोनों का अलग-अलग इंटेग्रल लेंगे. और चूँकि कांस्टेंट -1/3 और 1/3 को इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं तो इन को बाहर लिख लेंगे. अब इन दो टर्म्स को देखते ही ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, यानी इंटेग्रल का आंसर बनेगा नीचे वाले का नेचुरल लॉग. पॉजिटिव टर्म को पहले और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लें. दोनों में 1/3 कॉमन है और दो नेचुरल लॉग हैं. इनको कंबाइन करके हम यूं भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाली टर्म ऊपर और नेगेटिव वाली नीचे. ये हमारा आंसर है. पार्ट बी, इंटेग्रल ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1 dx. पहले जहन में ये पिक्चर ले आएँ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन. ऊपर की डिग्री 2 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, जबकि नीचे की डिग्री भी 2 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर नीचे भी 2 है. डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फंक्शंस को ओपन और मल्टीप्लाई करके देखना होता है. तो देखें, 2/2 से पता चला कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवीजन करनी पड़ेगी. तो x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 3x² आए? बहुत आसान है, 3 से. और अब x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3x. लोअर टर्म्स के साइन चेंज कर लें. 3x² माइनस 3x² ये कैंसिल हो गया, 0 बचा, जबकि बाकी -3x प्लस 2x से बचा -x और -1 एज इट इज़. अब इसको सर्कुलर तरीके से देखें कि लिखना कैसे है. हमारा ओरिजिनल फंक्शन, इसको हम लिखेंगे 3 -x-1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x. अब ऊपर -x-1 दोनों में माइनस माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1 और नीचे देखें x² प्लस x है, अगर इसमें भी x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बच गया. अब देखें, ऊपर भी x प्लस 1 है, नीचे भी x प्लस 1 है, तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं. तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर बन गया 3 - 1 ओवर x. तो देखें, इनिशियली जो हमें डिफ़िकल्ट इंटेग्रल गिवन है उसको हम लोगों ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि अब वो दो सिंपल पार्ट्स के अंदर हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. और राइट वाले इंटेग्रल को देखें,
इसको तो देखते ही आपके ध्यान में ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि अगर एक नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रल लेने पे नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हो गई। तो हमारे पास जो ये है इसका जब इंटीग्रल लेंगे तो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, और ये माइनस साइन तो साथ ऑलरेडी गिवन था। जबकि ये जो इंटीग्रल है इसको आप देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रल और डी को काट दें तो बच जाता है 3x, और यही हमारा आंसर है। पार्ट सी, इंटीग्रल ऑफ 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर डी एक्स। सबसे पहले तो जहन में ये पिक्चर लें कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की डिग्री देखने के लिए ज़रूरी है कि ब्रैकेट्स को पहले ओपन करके मल्टीप्लाई कर लें। देखें एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर को ओपन करें और फिर साथ में लिखे हुए एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर की डिग्री 3 है यानी x की मैक्सिमम पावर, जबकि नीचे देखें तो x की मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री हुई नीचे की 4। तो 3/4 से पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी डिवीजन की ज़रूरत नहीं, बस इसकी सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो नीचे एक लीनियर फंक्शन x है जो रिपीटेड है, स्क्वेयर्ड है, और एक लीनियर फंक्शन x प्लस 1 है वो भी रिपीटेड है। तो एक बार नीचे x लिख लें और एक बार एक्स स्क्वेयर, इसी तरह एक बार x प्लस 1 लिख लें और एक बार x प्लस 1 होल स्क्वेयर। और क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं तो ऊपर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आएंगे। हम लिख लेते हैं a, b, c और d। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स की हर टर्म को एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 4x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 1। राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर, दूसरी टर्म बन जाएगी b इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर, तीसरी बन जाएगी cx² इंटू एक्स प्लस 1, चौथी बन जाएगी dx²। अब इन होल स्क्वेयर्स को a प्लस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूले से ओपन करें। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये बन जाएंगी ax³ प्लस 2ax² प्लस ax प्लस bx² प्लस 2bx प्लस b प्लस cx³ प्लस cx² प्लस dx²। थोड़ी सी स्क्रीन नीचे से क्लियर कर लेते हैं। अब x³ वाली टर्म्स को पहले लिख लें, x² वाली को उसके बाद, x वाली टर्म्स को उनके बाद, और आखिर में कॉन्स्टेंट्स को। अब सिमिलर पावर्स वाले कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लें। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट b -1 के इक्वल है तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई है कि b इज इक्वल टू -1। x के कोफिशिएंट्स राइट हैंड साइड पे a प्लस 2b हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे 1, इससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 2a प्लस b प्लस c प्लस d है और लेफ्ट हैंड साइड पे 4, इससे हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई। और x³ का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे a प्लस c है और लेफ्ट हैंड साइड पे 4, इससे हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गई। अब हम इन इक्वेशंस की मदद से a, b, c और d की वैल्यूज फाइंड करेंगे ताकि हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। क्लैरिटी के लिए चारों इक्वेशंस को नीचे उतार लिए। b की वैल्यू हमें मालूम है कि -1 है। अगर सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें तो बन जाएगी a - 2 इज इक्वल टू 1। -2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो बन जाएगा 1 + 2, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगर इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दें 3 और दूसरी साइड पे ले जाएं तो 4 - 3 से बन जाएगा 1। अब सिर्फ d की वैल्यू रह गई है। इसके लिए इस इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये बन जाएगा 6 - 1 + 1 + d इज इक्वल टू 4, जिसमें -1 और +1 कैंसल आउट हो रहे हैं तो ये बच गया 6 + d इज इक्वल टू 4। 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 4 - 6 से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दें। अब देखें जो इतना डिफ़िकल्ट इंटेग्रल था उसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इतना सिंपल कर दिया है कि सेपरेट इंटेग्रल्स लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये नेगेटिव साइंस को और कांस्टेंट्स को भी बाहर निकाल लेंगे। अब इन दो इंटेग्रल्स को देखकर आपको फ़ौरन जहन में ये फॉर्मूला याद आना चाहिए
कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और ऐसी हालत में इंटीग्रल लेना हो तो आंसर नीचे वाले का नेचुरल लॉग आता है। बाकी तो इंटीग्रल्स में क्योंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर में है लिहाजा उसको न्यूमिनेटर में ले आते हैं विद नेगेटिव पावर। अब इनको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। पावर में 1 ऐड कर दें और न्यू पावर जो बनी है उससे डिवाइड कर दें, बाकी एज इट इज़ उतार दें। नीचे -2 + 1 से बनता है -1, तो 1 लिखने का फ़ायदा नहीं होता और माइनस साइन इन लेफ्ट वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर इनको पॉजिटिव कर देगा। अब पावर में -2 + 1 से बन जाएगा -1 और नेगेटिव पावर को हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगा लें और थोड़ा सा अगर सीक्वेंस में इसको रीअरेंज कर लें, पहले नेचुरल लॉग वाली टर्म्स लिख लें और बाद में जो एक्स वाली टर्म्स हैं वो, और आखिर में कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर बन जाता है। पार्ट डी, इंटीग्रल ऑफ 1/x³ - 1 dx। देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। जहन में ये पिक्चर ले आएं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर की डिग्री 0 है यानी x की मैक्सिमम पावर, जबकि नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो 0/3 से हमें पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी डिवीजन की ज़रूरत नहीं, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। मगर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए नीचे लीनियर या क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन है। तो देखें कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आपको फॉर्मूला याद होगा a³ - b³ का। क्या था? a - b इंटू a² + ab + b²। तो हम इंटीग्रल को लिख लेते हैं 1/x - 1 इंटू x² + 1x + 1। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है तो देखें, कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, किसी पर भी होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। x - 1 लीनियर है, एक बार उसको लिख लें, और x² + x + 1 क्वाड्रेटिक है, एक बार उसको डिनोमिनेटर में लिख लें। लीनियर टर्म के ऊपर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आता है, हम a लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म के ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिनमें फर्स्ट के साथ x लिखा जाता है, तो हम लिख देते हैं bx + c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स की हर टर्म को x - 1 इंटू x² + x + 1 से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a इंटू x² + x + 1, दूसरी टर्म बन जाएगी bx + c इंटू x - 1। अब ब्रैकेट्स को ओपन करें, a तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन जाएगा ax² + ax + a, और bx जब x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा bx² - bx, और c जब x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा cx - c। अब x² वाली टर्म्स को पहले लिख लें, फिर x वाली टर्म्स को, और फिर कॉन्स्टेंट्स को। फिर x² वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, x वाली टर्म्स को भी कंबाइन कर लें, और फिर कॉन्स्टेंट्स को भी। अब कॉफिशिएंट्स कंपैरिजन करना है हमने। राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स हैं a - c, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो इससे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। राइट हैंड साइड पे x का कॉफिशिएंट है a + c, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, इससे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। राइट हैंड साइड पे x² का कॉफिशिएंट है a + b, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, इससे हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। मगर ना तो हमें a मिला, ना b, ना ही c, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो मेथड का यूज़ कर लें, जिसमें कि इस इक्वेशन में x - 1 = 0 लें, तो उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 1। अब जहाँ जहाँ x - 1 है उसकी जगह 0 पुट करें, और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 पुट करें। ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, और बाकी बच जाएगा 1 = 3a, क्योंकि 1² भी 1 होता है, तो 3 बार 1 ऐड होके 3a बन रहा। इससे a की वैल्यू निकल आएगी 1/3। अब a की इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में डालें तो दूसरी साइड पे जाके साइन नेगेटिव हो जाएगा और b की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर a की वैल्यू इस इक्वेशन में डालें,
सी को दूसरी तरफ ले जाएं और 1 को यहाँ ले आएं, दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। यूँ अब सी की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अब हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन में ए, बी और सी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। इनिशियली जिस इंटेग्रल को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, अब उसको हमने दो रिलेटिवली इजी पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर लिया है और अब इनकी इंटीग्रेशन करते हैं। लेफ्ट साइड वाली टर्म में 1/3 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। राइट साइड वाली टर्म में ऊपर अगर -1/3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x+2। अब इस इंटीग्रल को देखते ही आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इंटीग्रल लेने पे नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग आ जाता है। अब इस -1/3 को भी एज कांस्टेंट बाहर निकाल लें। अब इस इंटीग्रल को भी हम कुछ ऐसा करके कि इस फॉर्मूले की शक्ल में आ सके, ऐसा कर सकते हैं। ज़हन में सोचें कि x² + x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x + 1। तो ऊपर हमें 2x चाहिए, तो अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2x + 4, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे 2 से, तो नीचे बन जाएगा 3 × 2 से 6। हमें ऊपर 2x + 1 चाहिए, तो हम इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं 2x + 1 + 3। और अब -1/6 को कॉमन रखते हुए हम अंदर ब्रैकेट्स में इसको 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं। एक पे 2x + 1 लिख देंगे, दूसरे पर 3। अब देखें ये वाली टर्म तो फ़ौरन ही इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। इससे हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ लोअर टर्म x² + x+1। ये वाला -1/6 अब अंदर वाली दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ब्रैकेट ओपन हो जाए। इस 3 कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। ये 3/6 सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 1/2। अब ये इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है, इसको हम फिलहाल कह देते हैं इंटीग्रल I1 और ज़रा सेपरेट स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं। इसके डिनोमिनेटर को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी ना किसी तरह बाद में ये फार्मूला हम यूज़ कर सकें, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर को हम a + b होल स्क्वायर की शक्ल में देखना चाहते हैं तो होल स्क्वायर की ओपन फॉर्म देख लें। हमारे डिनोमिनेटर में पहली टर्म a² की जगह x² है, सेकंड टर्म में 2 मिसिंग है, फिर a की जगह x है और b की जगह क्या लिखें कि 2 कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें तो सिर्फ x चाहिए। तो जाहिर है ऐसी सूरत में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब b हमें मालूम हो गया है कि 1/2 है, तो इसका स्क्वायर भी लें। अब देखें 1/2 के स्क्वायर से बनता है 1/4, जबकि हमारे पास है 1, तो हमें साथ में 3/4 भी ऐड करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर को सही रिप्लेस करें। अब इसकी जगह हमने होल स्क्वायर में लिखना है, तो इतने हिस्से की जगह लिखें x + 1/2 होल स्क्वायर, जबकि इस हिस्से की जगह आप लिखें √3/2 होल स्क्वायर। अब हमने डिनोमिनेटर को इससे रिप्लेस कर देना है और बाकी रफ वर्क हटा देते हैं। देखें x + 1/2 हमारे फॉर्मूले में u की जगह पे है और √3/2 फॉर्मूले में a की जगह पे है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/a की जगह पे आएगा 1/√3/2, जबकि टेंजेंट इन्वर्स एज इट इज़ लिखें और ऊपर के u की जगह x + 1/2 और नीचे a की जगह √3/2। अब हम ऐसा क्या करें कि किसी तरह इन दो 2 को कैंसिल कर सकें। ऊपर वाली टर्म में एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x + 1/2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? जैसे ये है, इसको हम लिख सकते हैं a/2 डिवाइडेड बाय b/2, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करें तो टर्म्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब देखें 2 और 2 कट रहा है, इसी तरह हमने यहाँ भी किया है।
और ये वाला 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब ये जो टर्म बनी है ये हमारे इस इंटेग्रल का आंसर है। लिहाजा हम दोबारा उस जगह पे चलते हैं जहां पे हमने इस टर्म को आई कहा था। इसका आंसर हमने अभी निकाला है, इसको हम पुट कर देते हैं अपनी जगह पे। इसमें 2 और 2 कट जाएंगे तो पीछे बच जाएगा ये, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लगाना ना भूलें। तो ये हमारा आंसर है। जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सुबह सुबह उठ के रिवाइज किए बगैर सॉल्व कर लें तो मेरी तरफ से दे आर गुड टू गो इन एनी फ्यूचर एग्जाम। पार्ट ई, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। पहले जहन में ये पिक्चर ले आएँ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर की डिग्री 4 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 4 है, जबकि नीचे की डिग्री मालूम करने के लिए फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो ये देखें, नीचे x की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 3 है, तो 4/3 से पता चला कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवीजन करनी पड़ेगी। अब देखें कि एक्स क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करें कि एक्स 4 आए। बहुत आसान है, एक्स से। और अब माइनस एक्स स्क्वेयर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। अब नीचे वालों के साइंस चेंज कर दें, एक्स रेज़ पावर 4 और माइनस एक्स रेज़ पावर 4 कैंसिल हो गए, बाकियों में प्लस एक्स क्यूब हायर पावर है, पहले वो लिख लें, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 2। इसको अब उस सर्कुलर ट्रिक से लिख कर देखें, एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। अब भी दोनों की डिग्री इक्वल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवीजन कंटिन्यू रखें। अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स रेज़ टू द पावर 3 आए। बहुत आसान है, +1 से। और अब माइनस एक्स स्क्वेयर को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर। अब नीचे वालों के साइंस चेंज कर दें, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब 0 रह गया, माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर 0 रह गया, रिमाइंडर बच गया सिर्फ 2। इसको अब फिर उस सर्कुलर ट्रिक से लिख कर देखें, एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें यह टर्म नॉर्मल पॉलीनोमियल है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लेंगे, जबकि इसमें न्यूमरेटर की डिग्री यानी x की पावर 0 स्मॉलर है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब इस वाली टर्म को हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में सिंप्लीफाई करना है, पर याद रहे जब पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी हैं तो ओरिजिनल फैक्टर्स वाली शेप में लिखें। चलें इस टर्म को ऊपर करके लिख देता हूँ और स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब इसको फोकस में रखें, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। पहली टर्म इसमें x है जो लीनियर फंक्शन है और रिपीटेड है क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बार नॉर्मल लिख लें और एक बार रिपीटेड। दूसरी टर्म इसमें x माइनस 1 है, वो भी लीनियर है पर रिपीटेड नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं है ऊपर, एक ही बार लिख लें। और क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं तो ऊपर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आएंगे, हम लिख लेते हैं a, b और c। अब सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स की हर टर्म को एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सिर्फ 2, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1, दूसरी टर्म बन जाएगी b इंटू एक्स माइनस 1, तीसरी बन जाएगी सी एक्स स्क्वेयर। अब इनको ओपन करें तो बन जाएंगी ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर। अब पहले स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लें, फिर एक्स वाली टर्म्स को लिख लें और फिर कांस्टेंट्स को। फिर अब क्या करना है कि स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर दें, फिर एक्स वाली टर्म्स को कंबाइन कर दें और फिर कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दें। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करनी है। राइट साइड पे कांस्टेंट है माइनस बी, लेफ्ट साइड पे है 2, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब एक्स वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स देखें, राइट साइड पे है b माइनस ए, लेफ्ट साइड पे है 0, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स देखें, राइट साइड पे है a प्लस सी, लेफ्ट साइड पे है 0, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन माइनस बी इज इक्वल टू 2 की बोथ साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है b इज इक्वल टू -2। अब इस b की वैल्यू को
सेकंड इक्वेशन में पुट करें और a को दूसरी साइड पे ले जाएं तो a की वैल्यू बन गई है -2। अब इस a की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करें और फिर दूसरी साइड पे ले जाएं तो c की वैल्यू भी आ गई है 2। अब इन तीनों वैल्यूज़ को अपने वेरिएबल्स की जगह पे पुट करें और बाकी स्क्रीन को क्लियर कर लें और इन तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस को अपनी जगह पे लिख लें और x+1 को भी थोड़ा खुला करके लिख लें क्योंकि अब इंटीग्रेट करने की बारी आ गई है। शुरू में गिवन डिफ़िकल्ट इंटीग्रल को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इतना सिंपल कर लिया है कि अब सबको इंडिपेंडेंटली इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब कांस्टेंट टर्म्स और नेगेटिव साइंस को इंटीग्रल से बाहर निकाल लें तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ ही रही, सेकंड टर्म बन जाएगी 1 इंटीग्रल dx, थर्ड टर्म बन गई -2 इंटीग्रल 1/x, फोर्थ टर्म बन गई -2 इंटीग्रल 1/x², फिफ्थ टर्म बन गई 2 इंटीग्रल 1/x-1। फर्स्ट टर्म के इंटीग्रल बहुत आसान है, पावर में 1 ऐड होके पावर 2 हो जाएगी और न्यू पावर से डिवाइड भी करना है। सेकेंड टर्म में इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ x। अब इन दो टर्म्स को देखें, इनको देख के फ़ौरन ये फॉर्मूला जहन में आना चाहिए, दोनों में ऊपर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव है तो दोनों ही केसेस में नीचे वाले का नेचुरल लॉग आएगा आंसर में। तो पहली टर्म बन जाएगी -2 नेचुरल लॉग ऑफ x और ये एंड वाली टर्म बन जाएगी +2 नेचुरल लॉग ऑफ x-1। अब ये जो बीच में मिस कर दिया मैंने टर्म, इसके x² को न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, बनेगा x⁻⁻1 और इस न्यू पावर से डिवाइड करेंगे। नीचे -1 इस साइड वाले -2 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा +2। 2x⁻1 को हम 2/x भी लिख देते हैं और बाकी टर्म्स को भी नीचे उतार लें, +c भी साथ में लिख लें। एज पर सीक्वेंस लिखना है तो इन दोनों टर्म्स को आपस में स्वैप कर लें। तो ये अब हमारा आंसर है। बुक के आंसर में ये वाली टर्म मिसिंग है। पार्ट एफ, इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 इंटू x+1 dx। पहले जहन में ये पिक्चर लाएं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारे इंटीग्रल में ऊपर की डिग्री 0 है क्योंकि x है ही नहीं, यानी x की मैक्सिमम पावर 0 है। जबकि नीचे की डिग्री मालूम करने के लिए फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखना होगा। ये a² - b² का फॉर्मूला है। तो देखें नीचे x की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 2 है, तो 0/2 से हमें पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। नीचे दोनों लीनियर फंक्शंस हैं और रिपीटेड नहीं हैं क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए एक बार लिख लें और लीनियर फंक्शंस में ऊपर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आता है, हम a लिख लेते हैं और b। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x-1 इंटू x+1 से। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a इंटू x+1 और सेकेंड टर्म बन जाएगी b इंटू x-1। अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो बन जाएगा 1 = ax + a + bx - b। अब x वाली टर्म्स को पहले लिख लें और कांस्टेंट्स को बाद में, फिर x वाली टर्म्स को कंबाइन कर दें और कांस्टेंट्स को भी कंबाइन कर दें। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करें, राइट हैंड साइड पे a - b कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1, तो इससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई a - b = 1। फिर x के कोफिशिएंट्स देखें, राइट हैंड साइड पे a + b और लेफ्ट हैंड साइड पे 0, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई a + b = 0। सेकंड इक्वेशन में b को अगर राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो a की वैल्यू मिल जाएगी = -b। अब a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, -b और -b मिलकर -2b = 1 बन जाएंगे और इससे b की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो अब इसको राइट वाली इक्वेशन में b की जगह पुट करें तो a की वैल्यू बन जाएगी +1/2। अब a और b की वैल्यूज़ को पार्शियल फ्रैक्शंस में उनकी जगह पे पुट करें
और बाकी स्क्रीन को क्लियर कर दें। अब जो ये डिफ़िकल्ट इंटेग्रल था इसको हमने दो इजी इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर दिया है। 1/2 और -1/2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको इंटेग्रल से बाहर ले लें। अब इन दोनों टर्म्स को देख के आपको फ़ौरन जहन में ये वाला फार्मूला याद आना चाहिए कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो ऐसे में इंटेग्रल लेने पे आंसर नीचे वाली टर्म का नेचुरल लॉग आता है। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x-1 और सेकंड टर्म बन जाएगी -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x+1 और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख लें। क्योंकि 1/2 दोनों टर्म्स में कांस्टेंट है, इसको कॉमन ले लें। अब दो नेचुरल लॉग्स हैं और बीच में माइनस, यानी कोशेंट रूल लगेगा। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर y। इसको कंडेंसेशन रूल भी कहते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x-1 ओवर x+1 और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर है। कोशेंट रूल आपने पढ़ लिया है तो ज़रा प्रोडक्ट रूल भी रिवाइज कर लें। अगर नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू वाई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y, और इसको एक्सपेंशन रूल भी कहते हैं। पार्ट जी, इंटीग्रल ऑफ -x-3 डिवाइडेड बाई 2x+1 इंटू x-1 dx। पहले जहन में ये पिक्चर लेकर आएँ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर की डिग्री 1 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, जबकि नीचे की डिग्री मालूम करने के लिए फंक्शंस को पहले मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 2x को x-1 से मल्टीप्लाई करें तो बना 2x² - 2x, फिर -1 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना +x-1। तो देखें नीचे x की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 2 है, तो 1/2 से पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। नीचे दोनों लीनियर फंक्शंस हैं और रिपीटेड नहीं हैं क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए एक एक बार ही लिखेंगे। और लीनियर फंक्शंस में ऊपर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आता है तो हम a और b लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+1 इंटू x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड बन जाएगी -x-3 और राइट हैंड साइड बन जाएगी a इंटू x-1 और सेकेंड टर्म बन जाएगी b इंटू 2x+1। अब ब्रैकेट्स को ओपन करें तो बन जाएंगे ax - a प्लस 2bx प्लस b। अब x वाली टर्म्स को पहले लिख लें और कांस्टेंट टर्म्स को बाद में, फिर x वाली टर्म्स को कंबाइन कर दें और कांस्टेंट्स को भी कंबाइन कर दें। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करें, राइट हैंड साइड पे b - a कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे -3, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई b - a इज इक्वल टू -3। फिर x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड पे a प्लस 2b है और लेफ्ट हैंड साइड पे -1, तो इससे हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी a प्लस 2b इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन का a राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस b की वैल्यू जो कि a-3 है, इसको सेकंड इक्वेशन में b की जगह पुट करें। अब 2 अंदर a-3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2a-6। अब -6 को राइट साइड पे ले जाएं तो +6 बन जाएगा। a प्लस 2a से 3a मिलेगा और 6 - 1 से 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पुट करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी -4/3। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा तो देखें, राइट साइड पे ऊपर 3 था और नीचे समझें 1। प्लस करने के लिए ज़रूरी होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो, तो लिहाजा हम राइट साइड पे ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एलसीएम लेने पे वैल्यू आएगी 5 - 9/3, जिससे आंसर आया -4/3। तो चलें अब ए और बी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अपनी जगह पे फिट कर दें और स्क्रीन क्लियर कर लें। तो शुरू में जो इतना डिफ़िकल्ट इंटेग्रल नज़र आ रहा था, अब उसको हमने दो इजी सिंपल इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर दिया है। अब इन दोनों में ऊपर 5/3 और -4/3 ये तो हैं कॉन्स्टेंट्स, इनको इंटेग्रल से बाहर निकाल लें। अब इस टर्म को देख के आपको फ़ौरन ये फार्मूला ध्यान में आना चाहिए कि नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटेग्रल लेने पे आंसर क्या आएगा, नीचे वाले का नेचुरल लॉग। पर लेफ्ट वाली टर्म में नीचे 2x+1 है जिसका डेरिवेटिव 2 होता है, जबकि हमारे पास ऊपर सिर्फ 1 है। तो हम यूँ करते हैं कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो बाहर वाली टर्म हो जाएगी 5/6 और अंदर ऊपर 2 आ जाएगा। अब इस टर्म का इंटीग्रल भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, बहुत आसान, नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c भी लिखना ही है। अब इसमें देखें, लॉगरिथम्स के पावर रूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 log x लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं log of x to the power 2 या log x स्क्वेयर। तो यहाँ हम 5/6 और 4/3 को ऊपर पावर में ले जाते हैं। और अब दो लॉगरिथम्स के बीच में माइनस है, इसलिए लॉगरिथम्स का कोशेंट रूल जहन में रखें कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में चले जाते हैं। तो हम भी लिख लेते हैं और ये हमारा आंसर है। पार्ट एच, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वेयर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर -2x -15 dx। पहले जहन में ये पिक्चर ले आएँ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर की डिग्री 2 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, नीचे की डिग्री यानी x की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 2 है। तो 2/2 से पता चला कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको पहले डिवीजन से पार्शियल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब देखें, एक्स स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वेयर आए, बहुत ही आसान है, 1 से। और अब -2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -2x, और जब -15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो तब आएगा -15। अब नीचे वालों के साइंस चेंज कर दें, एक्स स्क्वेयर और -x स्क्वेयर कैंसिल हो गए, बाकी बचा 14 + 2x। पहले x वाली टर्म्स को लिख लें और बाद में कांस्टेंट को। इसको अब उस सर्कुलर ट्रिक्स से लिख कर देखें, 1 + 2x + 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर -2x -15। तो अब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 1 प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है, जिसके लिए नीचे फैक्टर्स की शेप में लिखना होता है। तो ये बहुत आसान नज़र आ रहा है। कौन से ऐसे नंबर्स हैं कि प्लस करें तो -2x आए और मल्टीप्लाई करने पे -15x स्क्वेयर। थोड़ा सा सोचने से आपके ध्यान में आ जाएगा -5x + 3x। अब इनसे x और 3 कॉमन ले लें तो फैक्टर्स खुद ब खुद सामने नज़र आ रहे हैं, x - 5 × x + 3। तो डिनोमिनेटर की जगह ये लिख लें। अब इस टर्म की पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है तो देखें, नीचे दोनों ही लीनियर टर्म्स हैं और रिपीटेड नहीं हैं क्योंकि होल स्क्वेयर्ड नहीं है, लिहाजा एक एक बार लिख लें। और लीनियर फंक्शंस के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शंस में एक एक अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो हम a और b लिख देते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है इसे, तो दोनों साइड को किस से मल्टीप्लाई करें, x - 5 × x + 3 से। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2x + 14 और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a × x + 3 और दूसरी b × x - 5। ब्रैकेट्स ओपन करें तो बन जाएगी ax + 3a + bx - 5b। अब x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लें और कांस्टेंट्स को एक साथ, फिर x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें और कांस्टेंट टर्म्स को भी कंबाइन कर लें। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं। राइट हैंड साइड पे 3a - 5b कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे 14, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, 3a - 5b = 14। फिर x के कोफिशिएंट्स देखें, राइट हैंड साइड पे a + b और लेफ्ट हैंड साइड पे 2, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन का b राइट साइड पे ले जाएं तो अब a की वैल्यू आ गई है 2 - b। इसको फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह पुट करें। अब 3 अंदर 2 - b से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6 - 3b। अब 6 को राइट साइड पे ले जाएं तो -6 बन जाएगा, -3b और -5b मिलके -8b बन जाएंगे और 14 - 6 से बनेगा 8। दोनों साइड्स को 8 से डिवाइड करें तो बना -b = 1। दोनों साइड्स को अब -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिल जाएगी =-1। अब इस b की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में b की जगह पुट करें, ये बन जाएगा 2 + 1 और a की वैल्यू मिल गई 3। अब a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इनकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे और स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। अब जिस टर्म की ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई हैं उसकी जगह पे लिख लें। अब शुरू में जो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल था इसको हमने 3 इजी इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दिया है। अब तमाम टर्म्स के कांस्टेंट्स को और नेगेटिव साइंस को बाहर निकाल लें
फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1 इंटीग्रल डी एक्स, सेकेंड टर्म 3 इंटीग्रल 1 ओवर एक्स माइनस 5 और थर्ड बन जाएगी माइनस इंटीग्रल 1 ओवर एक्स प्लस 3। फर्स्ट टर्म में डी और एक्स कैंसिल हो गए तो सिर्फ एक्स बचा। सेकेंड टर्म को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, लिहाजा इंटीग्रल लेने पे नीचे वाली टर्म का नेचुरल लॉग आंसर होगा। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लिहाजा आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ द लोअर टर्म और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। इस टर्म पे पावर रूल लगाएं तो 3 पावर में आ गया, और अब इन दोनों पे कोएफिशिएंट रूल लगाएं तो ये शक्ल बन जाएगी, और यही हमारा आंसर है। पार्ट आई, इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। पहले जहन में ये पिक्चर लाएं कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर की डिग्री 1 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, जबकि नीचे की डिग्री मालूम करने के लिए फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके देखना होगा। पहले x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो बना एक्स क्यूब प्लस एक्स, फिर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो बना प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखें नीचे x की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 3 है, तो 1/3 से पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। नीचे एक लीनियर फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, पर रिपीटेड नहीं है क्योंकि होल स्क्वेयर्ड नहीं है, इसलिए एक एक बार लिख लें। और लीनियर फंक्शंस में ऊपर सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट आता है, हम a लिख लेते हैं, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिनमें फर्स्ट के साथ x भी होता है, तो हम bx प्लस c लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करें? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सिर्फ x, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और सेकेंड टर्म बन जाएगी bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो बन जाएंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए, और बी एक्स को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, और जब सी को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को पहले लिख लें, फिर एक्स वाली टर्म्स को और फिर कांस्टेंट्स को। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें, फिर एक्स वाली कंबाइन कर लें और फिर कांस्टेंट्स। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करें। राइट हैंड साइड पे a प्लस सी कॉन्स्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन मिली a प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर x के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे b प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड पे 1, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई b प्लस सी इज इक्वल टू 1। फिर एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स राइट हैंड साइड पे a प्लस बी और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं, तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन मिल गई a प्लस बी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में a को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू माइनस ए। अब c की ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो इससे b माइनस ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें, a को a पर और b को b पर रखना, तो ये कैंसिल हो गए, पीछे बचा 2b इज इक्वल टू 1, जिससे b बना 1/2। अब इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में डालें तो दूसरी तरफ जाके साइन माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। इसको अब इस इक्वेशन में डालें तो c इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। अब a, b और c तीनों की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पे पुट कर दें। राइट वाली टर्म को हम यूं भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें, इनिशियली डिफ़िकल्ट नज़र आने वाले इंटीग्रल को हमने 2 इजी इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दिया है। मज़ीद सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्म में -1/2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर ले लें, और सेकंड टर्म में 1/2 कांस्टेंट है। जाहिर है कि ये x प्लस 1 वाले 1 की बात नहीं हो रही, तो इस 2 को 1/2 समझते हुए इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। इस वाले इंटीग्रल पे तो फ़ौरन ही ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रल लेने पे नीचे वाले का नेचुरल लॉग आ जाता है। जबकि इस टर्म को हम 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर देते हैं,
एक में x को न्यूमरेटर लेंगे और दूसरे में 1 को, और 1/2 दोनों के बाहर होगा। अब इस टर्म को भी अगर इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व करना है तो ऊपर x की जगह 2x होना चाहिए, क्योंकि x² + 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। लिहाजा अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब इस इंटीग्रल की जगह हम नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर x² + 1 लिख सकते हैं। और इस इंटीग्रल को देख के आप जहन में कौन सा फॉर्मूला ला रहे हैं? नीचे वेरिएबल x² है, प्लस है और कांस्टेंट 1² है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसका आंसर होता है 1/a, फिर टेंजेंट इनवर्स और फिर x/a। क्योंकि हमारे केस में a 1 है, इसलिए हमारा आंसर सिंपल टेंजेंट इनवर्स होगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना होता है। अब ये वाला 1/2 अंदर ब्रैकेट में दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। नेचुरल लॉग वाली टर्म्स पे अगर कोशेंट रूल लगाना हो तो नेगेटिव टर्म बाद में होनी चाहिए, लिहाजा हम इसकी जगह इस टर्म से चेंज कर देते हैं। लेकिन कोशेंट रूल लगाने से पहले हम पावर रूल यूज़ कर लेते हैं और ये वाले कोफिशिएंट्स पावर में ले जाते हैं। अब इस पे कोफिशिएंट रूल लगेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट जे, इंटीग्रल ऑफ x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर dx। पहले जहन में ये पिक्चर ले आएँ कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवीजन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। ऊपर की डिग्री 2 है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, जबकि नीचे की डिग्री मालूम करने के लिए फंक्शंस को मल्टीप्लाई या ओपन करके देखें। तो ये ओपन करके बना x⁴ + 2x² + 1 a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। तो देखें नीचे x की मैक्सिमम पावर यानी डिग्री 4 है, तो 2/4 से पता चला कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। नीचे x² + 1 एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और रिपीटेड भी है क्योंकि होल स्क्वेयर्ड है, इसलिए एक बार नॉर्मल लिखें और एक बार स्क्वेयर्ड लिखें। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स आते हैं जिनमें फर्स्ट के साथ x भी होता है, तो एक पे हम लिख लेते हैं ax + b और दूसरे पे cx + d। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करें? x² + 1 होल स्क्वायर से। लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी सिर्फ x² + 2, जबकि राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी ax + b मल्टीप्लाई बाय x² + 1 और सेकंड टर्म बन जाएगी सिर्फ cx + d। अब ब्रैकेट्स ओपन करें तो पहले ax को ax² + 1 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएंगे ax³ + ax, और फिर b को x² + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा bx² + b, और फाइनली cx + d राइट साइड पे एज इट इज़। अब x³ वाली टर्म्स को पहले लिख लें, x² वाली को उसके बाद, x वाली उसके बाद और फिर कॉन्स्टेंट्स। अब x³ वाली को एक ही टर्म बना लें, एक ही टर्म है, x² की भी एक ही टर्म है, x वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें और कॉन्स्टेंट्स को भी कंबाइन कर लें। अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करना है। राइट हैंड साइड पे b + d कांस्टेंट है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई b + d = 2। फिर x के कोफिशिएंट्स राइट हैंड साइड पे a + c है और लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई a + c = 0। फिर x² का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे b और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, इससे थर्ड इक्वेशन मिल गई b = 1। फिर x³ का कोफिशिएंट देखें, राइट हैंड साइड पे a है और लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो ये फोर्थ इक्वेशन मिल गई a = 0। अब सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दें, इससे c की वैल्यू मिल जाएगी 0। फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू डाल दें तो इससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 2 - 1 यानी कि 1। अब a b c d सब की वैल्यूज़ मिल गई हैं तो पुट कर दें। देखें 0 x वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ऊपर 1 और 1 ही बचेगा, जो कि अब ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है कि न्यूमरेटर में से x वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। अब ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ चुकी है, तो इनिशियली जो डिफ़िकल्ट इंटीग्रल नज़र आ रहा था इसको हमने 2 इजी इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर दिया। इस इंटीग्रल को तो देखते ही आपको ये फार्मूला ज़हन में आना चाहिए। हमारे पास a की जगह 1 है और 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ टेंजेंट इनवर्स x बनेगा। अब इंटीग्रेशन की दुनिया की एक कन्फ्यूजन देख रहे हैं आप। इस शेप को याद रखें, इसको अगर दोबारा पार्शियल फ्रैक्शंस से सॉल्व करें तो a b और c की वैल्यू 0 आ जाती है,
और d की वैल्यू 1, और इस वजह से रिजल्ट फिर से 1/x² + 1 होल स्क्वायर ही आ जाएगा। लिहाजा इस टर्म पे दोबारा पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने की गलती नहीं करनी। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम थोड़ी होता है कि बंदा एक दफ़ा गलती करके वापस आए। लिहाजा इन दोनों इंटेग्रल्स की शेप को जहन में रखें। पहले इंटेग्रल में नीचे x² + 1 है, जबकि दूसरे में x² + 1 होल स्क्वायर है। यहीं पे आपको इनकी शेप्स और इनकी डिफरेंट वेरिएशंस जहन नशीन करवा दूं ताकि पूरी ज़िंदगी भूले नहीं। सिर्फ डिनोमिनेटर की होल पावर का फ़र्क है इनमें। लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म का इंटेग्रल होगा टेंजेंट इनवर्स x, और अगर नीचे 1 + x² होता तब भी इंटेग्रल टेंजेंट इनवर्स होता। लेकिन अगर 1 - x² होता तो इंटेग्रल होता साइन इनवर्स x, और अगर नीचे x² - 1 हो तो इंटेग्रल होगा सीकेंट इनवर्स x। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म करवा रहा हूँ, जबकि वेरिएबल सिर्फ x है और कांस्टेंट सिर्फ 1। अगर वेरिएबल में कुछ और भी हो और कांस्टेंट भी 1 की जगह कुछ और हो तो इंटेग्रल लेने पे 1 बाय कांस्टेंट और टेंजेंट इनवर्स के साथ वेरिएबल वाली टर्म ओवर कांस्टेंट होगा, और बाकी तमाम टाइप्स भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगी। पर अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं, x और 1 तक ही अपने आप को महदूद रखते हैं। राइट साइड पे मौजूद इंटेग्रल बाकी तो वही लेफ्ट वाला है, सिर्फ डिनोमिनेटर की होल पावर का फ़र्क है। ये पावर 1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी। जाहिर है -1/2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर +1/2 हो जाएगी, और इन होल पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। अब इस तरह की टर्म्स में हमने इंटेग्रल लेते वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करनी होती है। ये तीनों x² + 1 की शेप हैं, जिनको 1 + x² भी लिख सकते हैं। इनकी ट्रिक सब्सटीट्यूशन करेंगे x = 1 टेंजेंट थीटा। 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जहन में याद रहे कि किसी और टर्म का स्क्वायर भी हो सकता था 1 स्क्वायर की जगह पे। अब देखें, अगर 1 - x² होल पावर की शेप हो तो हम ट्रिक सब्सटीट्यूशन करेंगे x = 1 साइन थीटा, और अगर x² - 1 होल पावर की शेप हो तो ट्रिक सब्सटीट्यूशन करेंगे x = 1 सीकेंट थीटा। उम्मीद है x² + 1 के इंटेग्रल्स डायरेक्टली लेने के तरीका और x² + 1 होल पावर के इंटेग्रल्स का ट्रिक सब्सटीट्यूशन के साथ निकालने के लिए शेप तो आपको याद हो गई होगी। इसको मज़ीद आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, इस पर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। चलें फ़िलहाल वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इस राइट वाली टर्म का इंटीग्रल लेना है तो हम ट्रिक सब्सटीट्यूशन करेंगे x = 1 टेंजेंट थीटा, जिसको x = टेंजेंट थीटा लिखेंगे, और डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो लेफ्ट साइड बन जाएगी dx/d थीटा, और राइट हैंड साइड बनेगी डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर डी थीटा को दूसरी साइड पे ऊपर ले जाएं तो dx की वैल्यू बन जाएगी dx = सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब x की जगह टेंजेंट थीटा और dx की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दें। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो याद ही होंगी। अगर सारी ना भी याद हों तो बेसिक तो याद ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। डिवाइड करें कॉस स्क्वायर थीटा से तो ये बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 = सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाले टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सीकेंट स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। अब ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा है जबकि नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाला सीकेंट स्क्वायर थीटा नीचे वाले के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच जाएगा सिर्फ इंटेग्रल ऑफ 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1/सीकेंट थीटा का इन्वर्स होता है कॉस थीटा, तो फिर 1/सीकेंट स्क्वायर थीटा का इन्वर्स होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फ़ौरन ही कुछ टीचर्स ये फार्मूला लिख देंगे और ओपन करके सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगी कि ये कहाँ से आया है, और अगर रट्टा लगा भी लें और पेपर में भूल जाएं तो कैसे इसको डिराइव कर लें। तो इसको समझ लें, आपने ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये वाले फार्मूले याद रखना आसान है, फर्स्ट ईयर में अक्सर स्टूडेंट्स ने याद भी किए हुए हैं। अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कॉस थीटा प्लस थीटा लिखें तो ये ओपन होकर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और फर्दर
कॉस 2 थीटा और राइट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्योंकि सब कुछ कॉस की शक्ल में चाहिए, लिहाजा हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस साइन को अंदर लेकर जाएं तो साइंस चेंज हो जाएंगे। राइट साइड पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा हैं, इनको ऐड करें। अब -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो +1 हो जाएगा। अब इस 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये दोनों के नीचे डिवाइड होगा। तो ये वही मेथड है जिससे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। और अब आपको उम्मीद है इसको याद भी हो जाना चाहिए। चलें फर्दर इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा ऊपर करके लिख लेता हूँ। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दें, 1/2 और कॉस 2 थीटा ओवर 2। दोनों में 1/2 कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रल से बाहर निकाल लें। अब दूसरी टर्म में इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो गए तो बच गया 1/2 थीटा। थर्ड टर्म का +1/2 तो एज इट इज़ उतर आया। अब कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल लेना है। देखें कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन सिर्फ थीटा नहीं कुछ और भी है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, पर जब कॉस का इंटीग्रल लेंगे तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन सिर्फ थीटा नहीं कुछ और भी है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करेंगे। नीचे वाले 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 बना देंगे। पर हमें तो आंसर थीटा में नहीं बल्कि एक्स में चाहिए। पर अभी आपको स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आ रहा, पेज पे ऊपर सॉल्व करते वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर हमने इस टर्म में एक्स की जगह टेंजेंट थीटा को सब्सटीट्यूट किया था। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स, और थीटा की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब ये 1 कंप्लीट टेंजेंट इनवर्स एक्स और 1 हाफ टेंजेंट इनवर्स एक्स मिलकर 3/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स बन गए। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c मिस नहीं करना। तो ये हमारा आंसर है। Study with me, a learning experience.